हेलो साथियों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक लेकर के आए हैं। तो इसीलिए अपने ट्वेल्थ क्लास और इलेवेंथ क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि उनका आप सिलेबस यहीं पर कंप्लीट कर सके। साथियों, ट्वेल्थ क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है अपने गुलाम का नियम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज आपको जल्दी से मिल सके। और इलेवेंथ और ट्वेल्थ के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज है, ताकि उनका पूरा पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गुलाम का नियम। इस नियम से पहले तक अपना फर्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक हो चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में। अब अपने पढ़ते हैं गुलाम का नियम। गुलाम के नियम देखिए, अपने पास क्या होता है, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों। अपने को ध्यान रखना है कि बिंदुवत आवेश होने चाहिए। बिंदुवत आवेश का मतलब ये होता है कि आवेश का आकार बहुत छोटा होना चाहिए। तो आवेश है आपके पास, मान लीजिए कोई भी दो बिंदु आवेश अपने ले सकते हैं। एक अपने लेते हैं इधर अपने पास Q, और एक यहाँ पे अपने दो बिंदु आवेश लेने हैं, ऐसा भी आवेश ले सकते हैं। इस तरीके से दो बिंदु आवेश ले ली, इनके बीच की दूरी है R। इनकी बीच की दूरी अपने कितने लेते हैं, R। अब देखिए इन आवेशों पर मान लीजिए इनके परिमाण है Q1 और Q2, तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण अपने इसलिए बोल रहे हैं, यदि आवेश समान प्रकृति के हैं तो उनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि आवेश विपरीत प्रकृति के है तो उनके मध्य लगता है आकर्षण बल। तो कलाम ने ये परिभाषित किया कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान ये रखना है कि आवेशों का गुणनफल, यानी कि जो अपनों ने Q1 Q2 आवेश लिए हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होगा, और उन आवेशों के बीच में जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब कूलाम का नियम वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, तथा आवेशों के मध्य लगने वाले बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर अपने बल निकालते हैं तो बल अपने पास क्या है, सदिश राशि है, और सदिश राशि की दिशा कहां पर होगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश से। जैसे आपको डायग्राम में दिया गया है कि माना दो Q1 और Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, F समानुपाती Q1 Q2 होगा, और F समानुपाती 1/r² होगा। इन दोनों को अपने मिलाते हैं तो F समानुपाती Q1 Q2/r² हो जाएगा। और यहां से अपने समानुपाती नियतांक लेते हैं के, तो F इज इक्वल टू F का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2/r²। ये अपने को ध्यान में रखना है। कूलाम के नियम के द्वारा अगर दो आवेश Q1 और Q2 है, बिंदु आवेश, तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा, K Q1 Q2/r²। के यहाँ पे नियतांक है, और इसका मान क्या करता है, दोनों आवेशों के मध्य जो भी माध्यम भरा हुआ होता है उस माध्यम की प्रकृति पर इसका आवेश का मान निर्भर करता है। अब देखिए जो K का वैल्यू है, K की वैल्यू कितनी होती है, K इज इक्वल टू 1/4πε0। इसका मान होता है 9 × 10⁹। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से आता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। इससे अगर अपने पास K का मान निकाला जाए तो कितना आ जाता है, F r² Q1 Q2। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर जो यहाँ पे K का मान था 1/4πε0। इसमें एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है निर्वात की विद्युतशीलता। K का मान होता है 9 × 10⁹, और एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों की मात्रक क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं। और विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन है निर्वात की विद्युतशीलता है, उसका एक अन्य मात्रक भी होता है, वो क्या होता है, फेराडे प्रति मीटर। और इसकी जो विमा है
विमा आपके पास m-1 L-3 T4A2 ये कैसे आती है, वो इसी से आती है। देखिए एप्सिलॉन नोट का अपने पास जो मात्रक है, मात्रक देखिए क्या है, मात्रक है कूलाम स्क्वायर। कूलाम किसका होता है, आवेश का मात्रक। तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी अपने पास, A1T1। आवेश की विमा कितनी हो जाएगी, A1T1 का स्क्वायर तो हो जाएगा A2T2 और A2T2 बटा में न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, तो उसकी विमा हो जाएगी M1L1T-2। तो ये अपने पास हो जाएगा T-2 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L2। इनको सोल्व करते हैं तो देखिए M-1 L जो अपने पास 3 है नीचे, ऊपर जाकर के L-3, T-2 है नीचे, ऊपर T+2 है तो ऊपर जाकर के हो जाएगा T4 और A2। ये अपने पास विमा इसी सूत्र से आ जाती है। नेक्स्ट अगर अपने पास K का मान रख दिया जाए तो जो अपने पास बल है, बल का फॉर्मूला था K-Q1 अपॉन में आर स्क्वायर। K का मान रख देते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो F का मान आ जाएगा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो अपने पास एप्सिलॉन नॉट तो तब था जब अपने पास निर्वात था। अगर अपने पास आवेशों के मध्य माध्यम भरा हुआ हो, माध्यम भरा हुआ हो, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। और एप्सिलॉन क्या होता है, उस माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी, इस माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन का मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर होता है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी कि निर्वात और माध्यम की तुलना में कितना अनुपात है उसको अपने लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। तो इसकी जगह अपने पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं समीकरण नंबर 5 में। एप्सिलॉन आर होता है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये अपने पास यहाँ पे नोट किया गया है। अब एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि K का मान M के पत्ती में तो कितना था, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर। लेकिन जो इसका सीजीएस पत्ती है, सीजीएस पत्ती में K का मान होता है 1। और अपने ये चीज देखते हैं कि एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। और एप्सिलॉन आर का मान हमेशा किसी भी माध्यम के लिए क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। तो अतः अपने ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट का कोई ना कोई गुना आएगा, कोई भी पूर्णांक आएगा, इसलिए जो विद्युत बल का मान होता है वो निर्वात में अधिकतम होता है। बाकी कोई भी माध्यम रखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता देखिए, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल यानी कि विद्युत बल माध्यम के जिस गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है उस गुण को माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। अभी तक अपन ने देखा था कि F का मान था K-Q1 अपॉन में आर स्क्वायर। और F का मान जो आया था, K का मान रखते हैं तो F समानुपाती था 1 अपॉन में एप्सिलॉन, यदि अपने पास माध्यम है तो। अगर निर्वात है तो वो भी आता था एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों ही कंडीशन में ये देखते हैं कि F और जो विद्युतशीलता है उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपने बोल सकते हैं आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल जिस गुण के व्युत्क्रमानुपाती है उस गुण को क्या कहते हैं, उस माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। तथा किसी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यानी कि अगर अपने पास ये कह सकते हैं कि कोई भी माध्यम है उसकी विद्युतशीलता निर्वात की तुलना में कितने गुना है, जो यह प्रदर्शित करता है उसको अपने बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का देखिए अपने पास दो विद्युतशीलताओं का अनुपात है, दो विद्युतशीलताओं का अनुपात है, तो अपने ये कह सकते हैं कि ये विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। नेक्स्ट आता है अपने पास परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, देखिए दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल या माध्यम तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। और परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता या इसको बोलते हैं विशिष्ट परावैद्युतांक। देखिए ये सेम वही कहानी है
कि अपने पास ये कहते हैं कि निर्वात में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल का कितने गुना है। जो ये चीज प्रदर्शित करता है निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात होता है, उसको अपने परावैद्युतांक बोलते हैं। अगर F का मान लिखा जाए तो बाकी सारी चीजें तो वही रहेगी, सिर्फ चेंज किस चीज में आएगा, चेंज आएगा अपने पास विद्युतशीलता में। F नोट है तो अपने पास बटा में आएगी कौन सी राशि, एप्सिलॉन नोट। F नोट है ऊपर तो बटा में आएगा एप्सिलॉन नोट। और अगर अपने पास FM नीचे है तो एप्सिलॉन आ जाएगा ऊपर, और एप्सिलॉन आ जाएगा ऊपर तो अपने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ऊपर आ गया एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की वैल्यू अगर अपने पुट करती हो तो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। इसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर बटा में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नोट। इसको कैंसिल करते हैं तो के की वैल्यू किसके बराबर आती है, एप्सिलॉन आर के बराबर आती है। तो अपने कह सकते हैं कि परावैद्युतांक और अपेक्षित विद्युतशीलता समान राशियां होती है और इनके मान होते हैं वो निर्वात में लगने वाले विद्युत बल और माध्यम में लगने वाले विद्युत बल के अनुपात के बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो अपने पास निर्वात का परावैद्युतांक होता है 1 और वायु का परावैद्युतांक लगभग क्या होता है, निर्वात के बराबर होता है। तो इसको भी अपने लगभग क्या लेते हैं, 1 ही लेते हैं। शुद्ध जल का होता है 80। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो है धातु। धातु का परावैद्युतांक हमेशा आपको याद रखना है कितना होता है, अनंत होता है। किसी भी प्रकार के आपको धातु दे दिया जाए, जैसे आपसे पूछ सकता है कि चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, तो स्पेसिफाई आपको चांदी का दे दिया तो उसमें अपने को क्या है, धातु चाहे किसी भी प्रकार की हो, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत ही लेना है अपने को। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने देखिए, प्रेरण द्वारा आवेश जो क्यू डैश होता है और अपने पास जो जो प्रेरित करता है, प्रेरक आवेश क्यू डैश और जो प्रेरित होता है क्यू। तो पदार्थ का परावैद्युतांक के है, कहने का मीनिंग ये है कि धातुओं के अंदर इसकी वैल्यू का मतलब ये है कि धातुओं के अंदर जितना आवेश होता है उतना ही वो क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जैसे देखिए किस तरीके से, मान लीजिए कि अपने पास ये कोई भी एक धातु है, इसके अंदर प्लस और माइनस समान संख्या में है, बाहर अपनों ने इसके ऊपर कोई भी आवेश लगा दिया, आवेश लगा दिया तो इस आवेश के कारण जैसे मान लीजिए जितना यहाँ पे प्लस आवेश है, जितना यहाँ पे इसके ऊपर प्लस आवेश होगा उतना ही वो क्या करेगा, इसके अंदर माइनस आवेश उत्पन्न कर देगा। तो ये समान संख्या में यहाँ पे माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो सेम जिस तरीके से यहाँ पे माइनस है उतना ही यहाँ पे क्या कर देता है, प्लस आवेश कर देता है। तो कहने का मतलब जितना आवेश Q है उतना ही आवेश प्रेरित हो जाता है Q डैश, और दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण ये विपरीत दिशा में उतना ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है जितना अपनों ने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया है। इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि इसका परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। और इसकी वैल्यू जो अपने देखिए 1 - 1 अपॉन में के से करते हैं, के का मान अनंत होगा तभी Q डैश का मान किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। तो अपने कह सकते हैं कि धातुओं के अंदर जितना आवेश अपने बाह्य आवेश होता है उतना ही आवेश हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, उतना ही आवेश प्रेरित हो जाता है। अतः के का मान कितना होता है, के का मान होता है अनंत, परावैद्युतांक का मान। अब एक न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है आपको कि निर्वात में दो आवेश जिनके मध्य लगने वाले बल का मान है F, निर्वात में दो आवेश जिनके मध्य लगने वाला बल है F, यानी कि F नोट का मान आपको दिया गया है। यदि इन आवेशों को परावैद्युतांक 6 वाले माध्यम में रख दिया जाए तो उस माध्यम में विद्युत बल कितना होगा। आपको FM का मान पूछा गया है, आपको दिया गया है, क्या चीज दी गई है, F नोट दिया गया है, FM पूछा गया है और K का मान दिया गया है। K की परिभाषा क्या होती है, माध्यम में निर्वात में लगने वाले आवेशों के मध्य लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। K की वैल्यू पुट कर देते हैं F नोट अपॉन में FM, अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है FM की, तो वो कितना हो जाएगा, F नोट अपॉन में K। F नोट की वैल्यू अपने पास है F और K की वैल्यू है 6। तो अपने कह सकते हैं कि जो अपने पास बल होगा वो कितना हो जाएगा, F/6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास
कूलाम के नियम का सदिश रूप। माना किसी निकाय में दो आवेश Q1 और Q2 है, इनकी मूल बिंदु पर स्थिति कितनी है, O। अपने को दो आवेश दिए गए हैं Q1 और Q2, जिनके स्थिति सदिश दिए गए हैं R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। देखिए ये जो ब्लैक लाइन बनाई गई है वो अपने पास दो सदिश है R1 और R2 के द्वारा बनाई गई, ये इनका मूल बिंदु O है। मूल बिंदु से पहला सदिश R1 और दूसरा सदिश R2। R1 से R2 की दूरी अपनों ने लिखी हुई है R21, ये अपने पास कितना हो गया R21। तो अपने आवेश Q1 द्वारा Q2 पर बल, तो देखिए अपने पास लिखा हुआ है F21, तो इसका मतलब होता है F2 यानी कि 2 पर 1 के कारण। ध्यान से सुनना, F21 का मतलब होता है 2 पर 1 के कारण। पहले अपने को ध्यान लगाना है 2 पर 1 के कारण, Q1 द्वारा Q1 पर बल आ जाएगा, जो भी पहले लिखा है उस पे आएगा पर, दूसरा लिखा है उस पे आएगा के कारण। तो Q2 पर बल, ये अपने पास आवेश है Q2, देखिए ये वाला, इस पे Q1 के कारण मान लीजिए कि प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। कौन सी दिशा में, R21 वेक्टर की दिशा में। तो इनके बीच की दूरी का परिमाण तो चाहे अपने पास R21 ले लो, चाहे अपने पास R12 ले लो, परिमाण तो दोनों का किसके बराबर होगा, R के बराबर ही होगा। लेकिन दिशा देखिए अपने पास, दिशा इंपॉर्टेंट है, दिशा अपने पास R21 और R12 की अलग अलग है। R21 की दिशा ये है, R12 की दिशा इसकी उल्टी हो जाएगी। तो अगर अपने Q2 पर देख रहे हैं तो 2 पर देखेंगे तो दिशा कौन सी आएगी, R21 कैप की आएगी। और सदिश योग का नियम देखिए इस तरीके से, ये R2 है, ये R21 है और ये R1 है। तो R1 और R21 समान दिशा में है, तो सदिश योग नियम के द्वारा अपने ये भी लिख सकते हैं कि R21 वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, R2 माइनस R1, क्योंकि देखिए ये R1 की दिशा है, ये R21 की दिशा है, दोनों सदिश क्रमागत भुजाएं हैं त्रिभुज की, और इसके विपरीत क्रम में तीसरी भुजा R2 द्वारा प्रदर्शित हो रही है। तो R2 का मान R21 प्लस R1 के बराबर होगा। ये अपने पास इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर यहां से R21 का मान अपने पास आ गया R21 वेक्टर अपॉन में R21। ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिर्फ अपने वही लाइन है, ध्यान से देखिए। इसको अपने डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, R कैप बराबर R वेक्टर अपॉन में R, यानी कि दिशा का मान वेक्टर बटा में परिमाण होता है। तो परिमाण अपनों पास है R21 और सदिश है R21 वेक्टर, तो बटा में आ जाएगा ये Q, इसी कोई फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसका उल्टा, कौन सा, Q2 द्वारा Q1 पर बल। अपने इसको इस तरीके से बोल सकते हैं 1 पर 2 के कारण, 1 पर 2 के कारण। तो देखिए ये वाला Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, और Q2 Q1 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस दिशा में, और ये वाली दिशा कौन सी है अपने पास, R12 वेक्टर है, R12 वेक्टर है। ये अपने पास R1 की दिशा, ये अपने पास R2 की दिशा, और ये अपने पास R21 की दिशा। तो इसमें देखिए R2 और R12 दो क्रमागत भुजाएं हैं, तीसरी भुजा उनके विपरीत क्रम में R1 के परिमाण को प्रदर्शित करती है। तो यहां से इसका समीकरण आ जाता है ये वाला अपने पास, देखिए कि R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। अब अपने यहां से दोनों समीकरण से कंपेयर कर सकते हैं कि R12 और R21 क्या है, विपरीत है, और दोनों के परिमाण क्या है, बराबर है। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो अपने F12 और F21 को कंपेयर करते हैं तो वो भी क्या आते हैं, बराबर और विपरीत आते हैं। दोनों क्या आते हैं, बराबर और विपरीत, सिर्फ माइनस माइनस का अंतर आता है, उसमें ये प्लस था, इसमें ये माइनस था। तो अपने ये कह सकते हैं कि दोनों बल परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। कहने का मतलब Q1 जितना Q2 पे बल लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर बल लगाएगा। और ये अपने कह सकते हैं कि कूलाम का नियम है जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम, कौन सा, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अपने आप हो गया कि Q1 जितना Q2 पर बल लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर बल लगाता है। तो ये अपने पास कह सकते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आ जाता है। नेक्स्ट अपने पास
अगर अपने पास एक से ज्यादा आवेश है तो अपने क्या करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए अपने पास एन आवेश है, मान लीजिए किसी भी निकाय में एन आवेश है, और उन आवेशों के कारण आपको क्यू नोट पर क्या करना है, परिणामी बल ज्ञात करना है। क्यू नोट पर जो बल आएगा, इस पे देखिए अपने पास, ये अपने पास आवेश है क्यू नोट। इस क्यू नोट पर परिणामी बल निकालने के लिए देखिए पहले आवेश के कारण कितना बल आएगा, क्यू वन द्वारा क्यू नोट पर, तो नोट जिस पर निकालते हैं वो पहले आता है, तो F01, तो जीरो पर किसके कारण, एक के कारण। दिशा कहाँ पर आएगी, ये मान लीजिए Q1 आवेश है और ये Q नोट आवेश है, तो इसकी दिशा एक से Q नोट यानी कि एक से जीरो की ओर आएगी, तो अपने इस दिशा को ले लेते हैं R01 के। इसी तरीके से Q2 लगाएगा Q नोट पर बल, तो आएगी जो F02 लिखेंगे उसकी दिशा को भी क्या लिख देंगे, R02 के। इसी तरीके से बाकी आगे लिखते जाएंगे। अगर nवें आवेश के कारण देखा जाए तो nवें आवेश के कारण Q नोट पर बल कितना आएगा, F0n, और उसकी दिशा भी कौन सी आएगी, R0n के। और इन सभी को अपने सदिश योग का नियम देखिए, बल सदिश राशि है, बल सदिश राशि है तो ये क्या करेगी, सदिश योग के नियम का पालन करेगी, और जितने भी निकाय में आवेश है उनका परिणामी उन सभी के सदिश योग के बराबर आएगा। तो इनको अपने दिशा के सहित रखेंगे, पहले की दिशा R01 के, दूसरे की R02 के, और तीसरे की R03। इसी तरीके से nवें की कितनी हो जाएगी, R0n। इनको समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। ये अपनी कह सकते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी का जो परिणामी आएगा वो इन सभी आवेशों के कारण अलग अलग जो बल लग रहे हैं उन बलों के सदिश योग के बराबर आता है। निर्वात के लिए कितना हो जाएगा, F नोट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब देखिए दो सदिश राशियां होती है, दो सदिश राशियों का परिणामी, दो सदिश राशियों का परिणामी अपने 11th क्लास में करते थे कि दो सदिश सतह सदिश योग का नियम, उसके द्वारा जो अपने पास परिणामी निकालते हैं। मान लीजिए कि ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है, इनके बीच का कोण है थीटा, तो इनका जो परिणामी आएगा वह इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, और इनका जो परिणामी का कोण आएगा वो अपने ये मान लेते हैं कि पहले वाले सदिश से अल्फा कोण बनाता है। तो अपने इसका वैल्यू भी ज्ञात करते थे। जो त्रिभुज का नियम था उसमें ये था कि इन दोनों को कर्मागत भुजाओं के रूप में लिखते हैं। ये वाला अपनों ने लिख लिया F1, F2 को उसके खुद के समांतर ले जाते हैं, ये आ जाता है F2। इन दोनों का परिणामी इनके विपरीत क्रम में तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। उस परिणामी का मान कितना आएगा, R आएगा, और इसका एंगल आ जाएगा पहले वाले कोण से अल्फा। तो यहाँ पर जो परिणामी बल F है उसका परिणाम ज्ञात करते थे A² + B² + 2AB cos थीटा। दो सदिश थे A और B, उनका परिणामी क्या आता था, A² + B² + 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर जो अपने पास बल है उन बलों का परिणामी कितना आ जाएगा, F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। और अगर इस परिणामी की दिशा निकालनी है तो अपने को कोण निकालना पड़ेगा, कौन सा, अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू होती है, देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये लंब आता है, ये कौन सा, F2 sin थीटा आ जाएगा, और आधार आ जाएगा F1 + F2 cos थीटा। तो ये अपने पास आता है त्रिभुज के सदिश योग नियम में। सारा का सारा जो अपने 11th क्लास करते हैं, 11th क्लास के वीडियोस में आप देख सकते हो इसको, कि वहां पर आपको मिल जाएगा सदिश योग नियम का जो अपने पास परिणामी निकालते हैं, परिणामी किस तरीके से निकालते हैं। ये परिणामी की दिशा अपने पास आ गई है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए क्षेत्र तो आप जो अपने पास होगा आवेश का प्रभाव जहां तक रहता है, ये अपने पास बोल सकते हैं कि आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर कोई भी अन्य आवेश को लाने पर अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको अपने बोलते हैं पहले आवेश का विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब यह है कि आवेश जहां तक अपना प्रभाव दिखाता है, पहले से कोई भी उपस्थित आवेश है वो जहां तक अपना प्रभाव दिखाएगा वो उसका क्षेत्र होगा। और दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि उसके चारों ओर जो क्षेत्र है जहां पे अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, मतलब कि पहले वाला आवेश अपना प्रभाव दिखाएगा, तो उसको अपने क्या बोलते हैं,
क्षेत्र बोलते हैं। और विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। और इसका गणितीय रूप अपने क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र को अपने लिखते हैं ई वेक्टर से। और इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश या एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। देखिए बल तो अपने पास कहीं पर भी ज्यादा और कहीं पर कम हो सकता है। यदि अपने पास जो आवेश लेकर के आ रहे हैं उसका मान ज्यादा है तो आवेश के पर जो बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल पर निर्भर करता है। यदि अपने आवेश बड़ा लेकर के आ रहे हैं तो बल का मान ज्यादा हो जाएगा। तो अपने तीव्रता को परिभाषित करना है तो अपने क्या कहेंगे कि एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है। एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। यानी कि जो एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा वो उस क्षेत्र को परिभाषित करेगा कि उसका मान कितना ज्यादा है या कितना कम है। इसके लिए अपने इसको परिभाषित करते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये कौन सी राशि है? ये भी सदिश राशि है। इसको ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और इसकी दिशा बल की दिशा में होती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। इसका मतलब ये होता है कि जो भी अपने एकांक लेते हैं वो कहाँ पे आता है? बटा में आता है। तो देखिए अपने पास इनको परिभाषित किया था। माना किसी स्रोत के आवेश Q के कारण, स्रोत आवेश Q है के कारण प्रेक्षण आवेश Q नोट पर विद्युत बल लगता है। पहले से अपने पास उपस्थित आवेश कौन सा है? Q आवेश पहले से उपस्थित है। इसके पास अपने आवेश लेकर के आते हैं Q नोट, तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा। तो इसके एकांक परिमाण यानी कि Q नोट के एकांक परिमाण पर कितना बल लग रहा है उसी को अपने क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन में Q नोट। और अगर अपने पास आवेश पर बल का मान ज्ञात करते हैं तो F बराबर कितना हो जाएगा? QE। अगर अपने पास Q नोट अति सूक्ष्म है यानी कि अपने परीक्षण आवेश बहुत ही कम लेते हैं तो लिमिट हो जाएगी Q नोट टेंड्स टू 0। तो वो अपने पास लिमिट आ जाएगी, लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 F अपॉन में Q नोट। यदि Q नोट का मान एकांक है यानी कि 1 है तो उस पर लगने वाला बल किसके बराबर हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपने ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला था ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नोट। तो इसका जो मात्रक आएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये अपने पास क्या बन जाता है? न्यूटन पर कूलाम। एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। वो फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध होता है E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन में dr। इस फॉर्मूले से अपने पास मात्रक बन जाता है वोल्ट पर मीटर। दोनों से ही अगर इसकी विमा निकालना चाहें तो बहुत आसान है। देखिए बल की विमा होती है m1 l1 t माइनस 2। विमा होती है बल की m1 l1 t माइनस 2 और आवेश की विमा होती है a1 t1। और इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आ जाएगी m1 l1 t माइनस 3। माइनस 2 ऊपर है, 1 नीचे है, ऊपर लेकर के जाएंगे t माइनस 3, a बटा में है, ऊपर जाएंगे तो a माइनस 1। ये इसकी विमा आ जाती है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, पहले अपने पढ़ चुके हैं। इसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। यानी कि धनावेश पर जहां पे बल लगता है, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही किसकी होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो जो आज की अब क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। तो 11th और 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपने पास यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आपको सारा का सारा सिलेबस मिलेगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये चैप्टर आपका 3 या 4 वीडियोज में कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये वाला टॉपिक चलेगा। और अगर आपको कोई भी अदर परेशानी आ रही है तो कमेंट करके बताएं। और कोई भी अलग वीडियो पे आप टॉपिक बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।